अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और एपिसोड के साथ। आज का हमारा मौजू है नशा आवर दवाइयों का इस्तेमाल या फिर स्लीपिंग मेडिसिन या स्लीपिंग पिल्स। नींद मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है, लेकिन बाज़ औक़ात जब नींद अच्छी ना हो तो उसके लिए नशा आवर दवाइयों का इस्तेमाल करना जायज़ है या इनका इस्तेमाल हमें किन किन वजूहात की बिना पर करना चाहिए। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से डॉक्टर आफिया मलिक ने। डॉक्टर आफिया FCPS हैं और साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर भी हैं और लाहौर में तकरीबन 10 साल से अपनी माहिराना खिदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर आफिया बच्चों की जहनी बीमारियों से लेकर बड़ों यानी अडल्ट्स की बीमारियों तक ट्रीट करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर आफिया मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया, गुस्सा, शकूक व शुबहात, नफ्सियाती फ़िटनेस, मंशियात की कमी, बुढ़ापे की बीमारियां और जिनसी मसाइल की भी कमियों का इलाज करती हैं। और उस हवाले से आज हम बहुत सारे मौज़ूआत को लेकर एक ही टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दवाइयाँ जिनको हम स्लीपिंग पिल्स कहते हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं या किस हद तक ज़रूरी हैं। चलते हैं डॉक्टर आफिया की तरफ और सवालात का सिलसिलों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आफिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक से होंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगी जो कि आम आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आफिया, पहला सवाल जो मैं आपकी तरफ आपसे करना चाहती हूँ वो नशे आवर दवाइयाँ बेसिकली होती क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं? अच्छा, इनको हम जो है स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र्स बोलते हैं। उसके अलावा इसको जो साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है, इनको बेंज़ोडाज़ेपीन्स बोला जाता है। ठीक है। ये क्या है कि ये नॉर्मली आप जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ जाके आप कंप्लेंट करते हैं कि जी मुझे नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वो पहली दवाई है जो कि लिख दी जाती है नींद को ठीक करने के लिए। अब ये करती क्या हैं या ये किस तरह से काम करती हैं, थोड़ा-सा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम गैबा रिसेप्टर्स बोलते हैं। उनके ऊपर ये एक्ट करती हैं। आप ये समझ ठीक लें है। कि उनके काम को ये तेज़ कर देती हैं। ठीक लेकिन है। उनका अपना काम क्या है कि वो आपके ब्रेन के बाकी फंक्शंस को, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स को या आप कह लें कि जो बाकी आपकी वेव्स बनती हैं ब्रेन के अंदर, उनको वो स्लो डाउन कर देता है, काम कर देता है, जिसकी वजह से नींद भी आ जाती है और इसके साथ अगर और भी कोई मसाइल हो रहे हैं जैसे एंग्ज़ायटी का या किसी और चीज़ का, उसको भी जो है ये वक़्ती तौर पे कम कर देते हैं। बिल्कुल सही। जैसे आपने डॉक्टर साहब वो बात की कि दवाइयाँ किस तरीके से ब्रेन में जाके काम करती हैं, तो अमूमी तौर पर लोगों को शायद इस चीज़ की समझ नहीं है या उन्हें समझ नहीं आती कि ये बेसिकली दवाइयाँ इस्तेमाल कब करनी चाहिए। तो एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आपका माशाल्लाह इतना 10 साल का तजुर्बा है, आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी या बताना चाहेंगी कि दवाइयाँ कब और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं? देखिए ये जो बेंज़ोडाज़ेपीन्स हैं ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। जब भी ठीक है। आप कोई दवाई लेते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अटैच होते हैं, हुँ, जिसकी और इसके साथ भी ऑब्वियसली कुछ चीज़ें अटैच हैं। हुँ, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं, ये हुँ, एडिक्टिव होती हैं। हमें इसको बहुत ध्यान से और कॉशियसली यूज़ करना ठीक है। चाहिए। अगर आप मुझसे इसकी इंडिकेशन के बारे में बात करें, तो इनको एज़ अ डॉक्टर या एज़ अ साइकियाट्रिस्ट हम लोग 2 सूरत-ए-हाल में देते हैं। एक तो येस, अगर नींद का प्रॉब्लम होता है तो हम देते हैं, हुँ, लेकिन उसमें तरीक़ेकार थोड़ा टेक्निकल है कि हम इसे बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए देते हैं और एक ख़ास तरीके से इसको टेपर डाउन करके बंद कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हम उसे बोलते हैं, वो हो जी। जाता है, उसमें इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे दिया जा सकता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर में दिया जा सकता है, फ़ोबियाज़ में दिया जा सकता है या पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हुँ, उसको साइकोसिस है या वो बहुत एग्रेसिव है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक ज़हनी बीमारी है और वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उस सूरत में भी उसको काम डाउन करने के लिए, सुलाने के लिए इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है। मीनवाइल कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई पेशेंट्स हैं जो कि एपिलेप्सी जिनको होती है या मिर्गी का मसला होता है, उनके अंदर एक्यूट कंडीशन में या हुँ, आप कह सकते हैं कि जिस वक़्त उन्हें फिट्स हो रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रही बाकी दवाइयों से, तो इसका सहारा लिया जा सकता है। लेकिन फिर मैं दोबारा से कहूँगी कि इसके साथ जो है वो बहुत सारी कॉशन्स अटैच हैं, जिनको हुँ। हमें देख के इनको यूज़ करना पड़ता है।
बिल्कुल सही। डॉक्टर आका, जहाँ हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या कोई स्पेसिफिक एज है, कोई ख़ास उम्र है जिसमें आप सजेस्ट करती हैं लोगों को, या फिर ये भी देखने में आया है कि ये किसी भी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ख़ास एज है, कोई ख़ास ऐसी उम्र है जिसमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए या ज़रूरत बनती है? अ, अच्छा इसमें कुछ लोग हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि टीनेजर्स हैं, उनको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सबसे जी। पहले जनाब बेंज़ोडाज़ेपिन्स खा रहे हैं। अगर आपने कॉमनली सुना हो कि जी लेक्सोटनिल का इस्तेमाल हो रहा है, वेलियम का इस्तेमाल हो रहा जी। है, रिवोट्रिल का इस्तेमाल हो रहा है। ये वो दवाइयाँ हैं जो कॉमनली आप किसी के भी मुँह से सुनेंगे जी कि मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने आधी गोली खा ली, मुझे ये मसला हो गया और मैंने खाना शुरू कर दी। तो इनसे डेफ़िनेटली इनके नुकसानात हैं और आपको एज डिफरेंशिएशन भी देखनी है। ख़ास तौर पे अगर आप ये ओल्ड एज में प्रिस्क्राइब करते हैं। ओल्ड एज के अंदर क्या होता है या बुढ़ापे में क्या होता है कि ऑलरेडी इंसान जो है उसके अंदर कमज़ोरी होती है और इसके अपने इतने ऐसे सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें नींद का गलबा हो जाता है, चक्करों का आना जो है वो और डिज़ीनेस का होना उसकी वज़ह से क्या है कि ओल्ड एज के अंदर इंसान का गिरने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकेंडली ये क्या करती हैं कि अगर आप इनको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करें या ज़्यादा अरसे के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करें, तो इनके साथ जो है वो एक कॉग्निटिव डिक्लाइन आप जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। मेमोरी का इश्यू हो सकता है, आपको याददाश्त का प्रॉब्लम हो सकता है। ख़ास तौर में जिन लोगों को डिमेंशिया का मसला होता है, डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ हम इसे बोलते हैं, ये भी याददाश्त की बीमारी है, उनके अंदर भी इसको बहुत कॉशियसली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आके, जहाँ हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर डिपेंडेंसी भी बहुत दफ़ा हमने देखने में आती है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद हम दवाई अगर खाएँगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें कहते सुनते मिलते हैं कि जी दवाई हमें आदत हो गई है, तो अब इससे हम अपनी जान कैसे छुड़ाएँ? तो थोड़ा-सा इस बारे में भी डॉक्टर आफिया हम सबको ही आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितनी सदाकत है? क्या डिपेंडेंसी हो जाती है दवाइयों की? देखें इसमें अगर आप बेंज़ोडाज़ेपिन ग्रुप की बात करते हैं, आप स्लीपिंग पिल्स की बात करते हैं, तो हुँ। ये यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी है कि मैं लोगों को ये बता सकूँ कि देखें इसको आपने कॉमनली यूज़ नहीं करना, आपने हुँ। इसको लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ नहीं करना क्योंकि इन दवाइयों के अंदर इस चीज़ की पोटेंशियल है कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट करेंगी, आप ओके। इसके डिपेंडेंट हो जाएँगे। यहाँ मैं ये बात भी करूँगी कि डिपेंडेंसी एग्ज़ैक्टली है क्या? लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि डिपेंडेंसी हम किसे बोलते हैं। हुँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके से आपका जो उस चीज़ से हासिल या जो आप उससे असर ले रहे हैं, उसकी अमाउंट को सेम असर को लेने के लिए अगर आपको उस दवाई का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ता है या उसकी हुँ। क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, उस चीज़ को हम डिपेंडेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स को एक गोली के साथ नींद आती है और कुछ हुँ। हफ्तों के बाद या महीनों के बाद उसको उसको सेम उसी तरह की नींद हासिल करने के लिए उसको 2 गोलियाँ करना पड़ता है या 3 गोलियाँ करना पड़ता है, उस चीज़ को हम डिपेंडेंस में लेकर आते हैं। ठीक है। एक चीज़ का लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल करना डिपेंडेंस नहीं है, उस चीज़ की अमाउंट का बढ़ जाना जो है, वो इसकी डिपेंडेंस है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। सही। सेकंडली ये कि ये आपको आदी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये बिल्कुल जनाब आपको आदी बनाती हैं और उसके बाद इसकी अमाउंट इतनी बढ़ जाती है कि ये आपके कंट्रोल में ही नहीं आती। हुँ। अ, अब इसका इलाज किस तरह से है? जैसे आपने कहा कि जी अगर किसी को डिपेंडेंस हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर किसी इंसान को बेंज़ोडाज़ेपिन्स की या स्लीपिंग पिल्स की आदत हो जाए, तो इसको भी आपने उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि आप बाकी जो नशा आवर चीज़ें हैं, उनके लिए ट्रीट करते हैं। सही। सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसकी अमाउंट को कम करें। हुँ। अच्छा अब ये बहुत ही स्पेसिफ़िक है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, तो मैं यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना होगा। दे आर एक्सपर्ट फॉर दिस, वी आर स्पेशलाइज्ड फॉर दिस। हम इसके लिए आपको प्रॉपर तरीकेकार बताते हैं कि किस तरीके से आपने बेंज़ोडाज़ेपिन्स को ख़त्म करना है, इन स्लीपिंग पिल्स को ख़त्म करना है, पहले कम करना है, फिर इनको ख़त्म करना है। फिर इनकी हुँ। वजह से जो आपके ऊपर विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स आएँगे, जो आपको प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर आएँगी इनको छोड़ने से, उनको हुँ। आपने कैसे हैंडल करना है और उसके लिए फिर हम दवाई देते हैं, उसके अलावा कुछ आपकी थेरेपीज़ करवाते हैं और फिर इस चीज़ का जो है वो हल ढूँढा जाता है।
बिल्कुल सही। अच्छा, अमूमन डॉक्टर साहब ये भी देखने में आता है कि बाज़ लोगों को जब नींद नहीं आती है तो फिर उनको मजबूरन दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, लाइक आपने भी पहले भी बताया ये। तो क्या ज़रूरी है, और सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आपसे ये भी ऐड करूँगी कि नींद जो है वो इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में। तो नींद अमूमन अगर आप बताना चाहें कि क्यों नहीं आती है, पहली बात, और दूसरी बात ये कि क्या नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी कुछ इस किस्म की अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमें अच्छी नींद आ जाए? अच्छा, इसमें बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि नींद क्यों नहीं आती है। होता क्या है कि ये जो नींद का ना आना है ना, ये हमारे लिए अगर आप देखें तो जो हमारी बहुत सारी मेंटल इलनेसेस ऐसी हैं, ज़हनी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर ये एक जो है वो आप कह सकते हैं एक अलामत है। अब होता ये है कि इंसान का सारा फ़ोकस इस चीज़ पे चला जाता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। हुँ, उसके पीछे क्या रीज़न है उसको हम इवैल्यूएट ही नहीं करते। हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, हम आम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं जी हमें नींद नहीं आ रही। हुँ, अब चूँकि जनरल जो फिजिशियन है या आम डॉक्टर है, वो इस चीज़ का स्पेशलाइज़्ड नहीं है, तो वो आपसे हुँ, वो सवाल भी नहीं करेगा जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो क्या इस शख्स को पीछे कोई डिप्रेशन का एलिमेंट है, कोई एंग्ज़ायटी का प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, कोई ऐसी ज़हनी प्रॉब्लम इसके साथ बिल्कुल है। सही। अगर आप देखें तो डिप्रेशन के अंदर भी नींद डिस्टर्ब होती है, बल्कि हुँ, सबसे पहला एलिमेंट ही ये आता है, जब भी हुँ, आपको कोई स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, तो सबसे पहले इंसान की नींद ही खराब होती है। हुँ, उसके साथ फिर चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, मूड में खराबी आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब इंसान को एंग्ज़ायटी होती है, तो इतनी परेशानी होती है कि परेशानी में नींद नहीं आती। हुँ, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने अपना फ़ोकस मेन चीज़ को ट्रीट करने की बजाय नींद को ट्रीट करने पे लगा दिया है। सही। तो उससे क्या होगा कि आप आम डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको एक गोली दे देगा नींद की और वो आप लेते रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए आप वो ट्रीट भी हो जाएगी, वो हुँ, ट्रीटमेंट बेहतर भी हो जाएगा, हुँ, मतलब इंसान बेहतर भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे, तो वो दोबारा से प्रॉब्लम्स वापस आ जाएँगे क्योंकि आपने रूट कॉज़ को तो एड्रेस ही नहीं हुँ, किया। अब बिल्कुल आप बीच सही। में मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अब इसके लिए हमारे पास और हल क्या है? हुँ, अगर तो कोई मेंटल इलनेस है, अगर इसके पीछे आपको लगता है कि आपका मूड भी खराब है, आपको बेचैनी घबराहट भी है या आपको किसी किस्म का कोई फ़ोबिया है या कोई पैनिक का प्रॉब्लम है या नींद का इश्यू जो आपको लगता है आपकी किसी ज़हनी हालत से या आपके स्ट्रेस से एसोसिएटेड है, तो फिर तो आपको यू मस्ट गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। आप हुँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, उनको बताइए, उनसे डिटेल चेकअप करवाइए और प्रॉपर दवाई स्टार्ट करिए। अब जो पेशेंट हमें इस नींद की कंप्लेंट करता है कि हमें साथ में नींद का भी प्रॉब्लम है, तो हुँ, हमारे पास ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो हुँ, दवाइयाँ एडिक्टिव पोटेंशियल की नहीं हैं, जिनकी सही। डिपेंडेंस क्रिएट नहीं होती, लेकिन उनके अंदर आपके ज़हनी हालत को बेहतर रखने के साथ-साथ इस चीज़ की कैपेबिलिटी भी होती है कि वो आपकी नींद को लेकर आती हैं। बिल्कुल सही, हम बिल्कुल सही। वो दवाइयाँ इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने एक चीज़ और कही कि नींद एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और हम क्या करें कि अगर ज़हनी मसला नहीं है, खाली सिर्फ़ नींद का प्रॉब्लम ही है, तो उसे हम कैसे ठीक करें? इसके मैं कुछ आपको वैसे कुछ शॉर्ट आप कह लें कि कुछ टिप्स बता सकती हूँ जिनको आप फ़ॉलो करें तो आप अपनी नींद के पैटर्न को बेहतर कर सकते हैं। इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें अगर आपको नींद आपकी जो है वो कंफ़र्टेबल नहीं रहती। सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये देखना है कि जो नींद का टाइम है, हमारी हुँ, बॉडी या अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम को 12 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि दिन के वक़्त दिन आता है और रात के वक़्त रात आती है। हुँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद दोबारा से दिन आ गया और फिर रात जो है वो हुँ, बाद में आई हो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम किसी दिन सोते हैं रात के 2 बजे और अगले दिन हम सुबह उठते हैं दोपहर में उठते हैं 2 बजे के करीब। और इसी तरह फिर हम किसी दिन ऐसा करते हैं जी सुबह 4 बजे सो रहे हैं और शाम के 4 बजे उठ रहे हैं। हुँ, तो जब तक आपकी अपनी ऑर्गेनाइज़ रूटीन नहीं होगी, आपका अपना जो है वो एक सिस्टम नहीं होगा, तो आपकी बॉडी जो है उसको उसका सर्केडियन रिदम या उसका जो रिदम है वो खराब हो जाएगा और सही। उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कब सोना है और कब उठना है और आपकी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल हुँ, वो जो है डिस्टर्ब होगी। एक तो ये बिल्कुल पॉइंट हो सही। गया। हुँ, सेकेंडली आपको क्या करना है जो आपकी एनवायरनमेंट है, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल एक अगर जैसे मेरे पास एक शख्स आते हैं, वो नींद के लिए या कोई पेशेंट जो है वो नींद के लिए मुझसे राब्ता करते हैं, तो ये हुँ, टिप्स भी मैं उन्हें देती हूँ और उसके साथ उन्हें मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब करती हूँ कि जब आपने सोना हो, तो सोने की जो एनवायरनमेंट है आपकी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। सही। आपकी कई लोग जो हैं वो डिम लाइट में सोते हैं, कई बिल्कुल डार्क में सोते हैं। हुँ, वो सब चीज़ें आपके मुताबिक एडजस्टेड होनी चाहिए कि जो हुँ, लाइट है वो आपके लिए कंफर्टेबल हो। पीसफुल एनवायरनमेंट हो, ऐसा नहीं है कि हर तरफ शोर हो रहा है, आपकी ट्रैफ़िक है या टीवी चल रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ, किसी भी किस्म के गैजेट का इस्तेमाल आपने बेड पे जाके नहीं करना।
जब अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, आपका कोई काम रहता है, तो वो आपने बेड पे जाने से पहले कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे जा रहे हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं, ओहो! मेरा ये काम भी रह गया है, मैं अब इस चीज़ के बारे में भी सोच रहा हूँ, अच्छा सुबह मैंने क्या करना है? अगर इस तरह की थिंकिंग है, तो आप बेड से उठ जाएँ और फ़ौरन जो है वो आप चेयर पे जाके बैठ जाएँ और अपने आप को टाइम दें कि मैंने 5 मिनट इसके बारे में सोचना है और उसके बाद फिर जब ये चीज़ खत्म हो जाएगी या मैं जब सोच लूँगा, मैं अपनी प्लानिंग कर लूँगा, तो फिर मैं जाके बेड पे लेटूँगा। इस चीज़ से आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि बेड इज़ होली सोली द प्लेस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नींद के पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे बैठ के ना ही आपने मोबाइल यूज़ करना है, ना ही आपने कंप्यूटर यूज़ करना है, ना ही आपने बुक रीड करनी है। ठीक हो गया? इसके साथ अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे नींद का इश्यू हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप सोने से घंटा डेढ़ पहले कुछ थोड़ी-सी हल्की-सी वॉक या कोई ऐसी चीज़ कर लें जो थोड़ा-सा आपको फिज़िकली एक्सर्शन दे दे, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी-सी थकी हुई हो, टायर्ड हो और आपको नींद का एलिमेंट जो है वो जल्दी बिल्कुल उभर सही। सके। कोई कोई भी किसी किस्म का कोला ड्रिंक या ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कॉफ़ी होती है, चाय है, उन सब का इस्तेमाल आप सोने से 4 घंटे पहले ना करें। वरना ये आपके ब्रेन को एक्टिव करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और नींद नहीं आती है। बिल्कुल इसके सही। अलावा कोई ऐसी दवाई है जो आप ले रहे हैं, जो कि आपको एक्टिव रखती है, वो भी आपने जो है वो भी आपने रात के टाइम में नहीं लेनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है। हाँ, बल्कि एक बात और भी है कि 1 ग्लास दूध जो है वो भी इंड्यूस करता है। आप एक वार्म ग्लास ऑफ मिल्क जो है वो आप लें रोज़ाना सोने से पहले और वो भी जो है आपको नींद लाने में आसानी देता है। अगर इन छोटी-छोटी टिप्स के साथ भी आपका मसला हल नहीं होता, तो फिर डेफ़िनेटली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आई नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट फॉर दिस थिंग। मेबी कोई और ऐसी रीज़न है जो कि आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे, जिसकी वज़ह से आपको नींद नहीं आ रही। खूबसूरत अंदाज में और आई एम श्योर लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक सवाल जो ज़हन में और उभरता है, आपने बड़ा अच्छा समझा दिया कि जो दवाइयाँ नशे आवर होती हैं या ये कह लें कि जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, उर्दू में ज़ाहिर है अमूमन लोग उसको नशा आवर दवाइयाँ ही के नाम से जानते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लोगों को अमूमन मालूम नहीं होता। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि फर्स्ट कीजिए अगर कोई शख्स दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है किसी भी वजह से, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए दवाई को इस्तेमाल करने वाले को। और सेकंड चीज़ ये कि अगर साइड इफेक्ट हो भी रहा है तो फिर कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो एक दवाई इस्तेमाल करने वाले शख्स को खुद ले लेनी चाहिए। ओके। अच्छा इसमें ये है कि देखिए आप बेंजोडाइज़ेपिन्स जब भी लेते हैं या स्लीपिंग पिल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये जब आप जब भी लेते हैं तो इसके साथ कुछ जैसे मैंने बताया साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले नंबर 1 तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। इनको आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं लेना है। नंबर 2 ये जब आप ले रहे हैं ऐसे लोग जिनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लंग्स का कोई मसला है, जैसे बहुत सारे लोग क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है या उनके लंग्स का कोई रेस्पिरेशन का कोई मसला रहता है, उनके अंदर भी हम इसको बहुत ध्यान से देते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं और सांस लेने में दुश्वारी पैदा करते हैं। फिर इसके अलावा आप जिन लोगों को रीनल फेलियर होता है या जिनके जो किडनीज हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं करते, जिनके गुर्दे जो है वो ठीक से काम नहीं करते, उनके अंदर भी इसकी क्वांटिटी को बहुत देख के और सोच समझ के देना पड़ता है। क्योंकि अगर तो ये क्योंकि आपके गुर्दों से जो है वो स्क्रीड होती है, अगर ये वहाँ पे रहेगी, ज़्यादा देर रहेगी, ठीक से स्क्रीड नहीं होगी, तो ये इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंसान की स्लीपी सेडेशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा उसको डिज़ीनेस होगी, कोमा में भी जा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है बढ़ जाएगी, इसलिए हमें देखना पड़ता है कि इसकी डोजेज़ को हाफ़ करना होता है या ख़त्म करना होता है या नहीं देना होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हाईली स्पेशलाइज़्ड हैं, तो अपने तौर पे आप यूज़ ना करें और बल्कि ख़ास तौर पे मैं यहाँ ये भी मेंशन कर दूँ कि बिल्कुल भी किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके ये बात ना कहें कि हमें जो है वो नींद की दवाई दे दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अभी तो लेके सो जाएँगे, लेकिन इसके बाद इन फ्यूचर आपके साथ इससे क्या होगा। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर आफिया, वैसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने आपसे किए और आपने बड़ा खूबसूरती से उनका जवाब भी दिया। एक सवाल जो मुझे लगता है अमूमी तौर पर सबके ज़हनों में आता है और बड़ी गलतफ़हमी भी है, तो आज आप हमारे साथ हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना ये सवाल भी कर लिया जाए। जब डिप्रेशन होता है, कोई ट्रॉमा आता है, कोई भी ऐसा एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है, तो अमूमन लोग एक तरफ से दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन एक कैटेगरी यहाँ पर ऐसी भी है जो दवाइयों से ज़रा भागती है और फ़ौरन हमें ये सुनने में आता है कि जी डॉक्टर के पास तो जाना है, डॉक्टर ने फ़ौरन हमें दवाई दे देनी है और उससे हमें नींद आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर आफिया लोगों तक आप प्लीज़ बताइए कि अगर किसी
किसी को डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो उन अद्वियात में भी नींद होती है, तो उसकी क्या वजह होती है? बहुत दफ़ा लोग दवाइयों की तरफ डॉक्टर साहब जाते ही नहीं हैं, सिर्फ ये सोच के कि डॉक्टर ने तो दवा दे दी और हमें सो जाना है। तो ये क्या है, ये प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, इसको ना मैं इस तरह से लेती हूँ कि अक्सर हमारे पास जब मरीज आते हैं तो वो इस चीज़ से ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जी। कि हम जो साइकियाट्रिस्ट हमें दवाई दे रहा है, वो उसमें नींद है इसलिए वो नशावर दवाई है और ये हमें लग जाएगी और हमारी इसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर आप जो पहले से आ रहे हैं और आप पहले से कोई दवाई खा रहे हैं, जैसे आप कोई नींद की दवाई ले रहे हैं और वो आप 18-18, 20-20 साल से जो है वो लेक्सोटनिल खाए जा रहे हैं, वेलियम खाए जा रहे हैं, आप जो है वो रिवोट्रिल जो है उसकी 2-2 3-3 गोलियाँ खाए जा रहे हैं। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो एडिक्टिव है। और जो दवाई आपको अभी दी जा रही है या जो साइकियाट्रिस्ट दे रहा है, उसका ये कॉन्सेप्ट होता है या एक ये टैबू हमारे साथ अटैच है कि जी ये जो दवाइयाँ हैं, वो एडिक्टिव पोटेंशियल की हैं या ये लग जाएँगी और इनका हमें नशा रहेगा। तो यहाँ मैं इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दवाइयाँ आपको एक स्पेशलाइज़्ड साइकियाट्रिस्ट या ऐसा साइकियाट्रिस्ट जो कि साइकियाट्रिस्ट ही हम उसको कहते हैं जो कि इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। जी। वो अगर आपको कोई एक्सपर्ट जो है वो दवाई देता है तो उसको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि मैंने इन्हें ऐसी कोई दवाई नहीं देनी जिसके साथ इनका नुकसान हो या इनको जो है वो लंबे अरसे के लिए लग जाए। साइकियाट्रिस्ट की दवाई आपको लंबे अरसे के लिए इसलिए खानी पड़ती है, समटाइम्स, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा लंबे अरसे के लिए खानी पड़े, लेकिन समटाइम्स इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि हमें इनका जो इफ़ेक्ट है ये थोड़ी-सी स्लो एक्टिंग होती हैं, ये डायरेक्टली आपके ब्रेन पे जाके एक्ट करती हैं, इसलिए इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड में उसका मतलब इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होता है। तो एक दवाई जो डिप्रेशन के लिए यूज़ होती है, उसका अगर इफ़ेक्ट 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं उसका इफ़ेक्ट शुरू होने में, तो आप ये कैसे कहते हैं कि आप उसे 1 दिन में लें और पैराडोल की तरह वो एक्ट करे और वो बिल्कुल उसका इफ़ेक्ट आ जाए। जितना लेट उसका इफ़ेक्ट आता है फिर उसको मेंटेन करने के लिए हमें उसे थोड़ा-सा लंबा अरसा देना पड़ता है। तो एक तो ये क्लैरिफ़िकेशन हो गई। सेकेंडली ये कि आप अपने तौर पे जो मेडिकेशन कर रहे हैं दैट इज़ एडिक्टिव, बट जो साइकियाट्रिस्ट दे रहा है और जो स्पेशलाइज़्ड साइकियाट्रिस्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आपको लग जाएँगी। अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो आपको खुद बताएगा कि इनको आपने 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बंद कर देना है और बाकी दवाई जारी रखनी है। जी, डॉक्टर आफ़िया, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे तमाम सवालात के जवाब दे दिए। बस जाते-जाते डॉक्टर साहिबा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा शख़्स जो किसी भी वजह से जिसको दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है वो दवाइयों पर है, तो क्या वो अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रख सकता है, बरकरार रख सकता है? क्योंकि अमूमन ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई शख़्स किसी दवाई को साथ चल रहा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल एक मरीज़ की तरह लेके चलता है। तो ये मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा लोगों को बताइए कि अगर कोई शख़्स दवाई ले रहा है, चाहे वो डिप्रेशन है या चाहे वो कोई नींद की दवाई है, उसके साथ अपने लाइफ़स्टाइल को वो कैसे हेल्दी रख सकता है? अच्छा, देखें, आपने लाइफ़स्टाइल हेल्दी की बात की तो मेडिकेशंस तो हमारे बहुत सारे ऐसे हमारी आवाम में भी, और आपको पता है आजकल जो है ये जी। बहुत कॉमन हो गए हैं तमाम अमराज। तो अगर जी, आप जी। फिजिकल अमराज की बात करें, जैसे कि जिस्मानी अमराज हैं, उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लोग हुँ। साल हर साल इसकी दवाई लेते हैं और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल भी अपना के रखते हैं। वो शुगर के लिए, अगर जिस किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो वो उसका जो है हेल्दी फूड लेता है, कार्ब्स को कट डाउन करता है, शुगर वगैरह नहीं लेता। हुँ, तो हुँ। ये सारी चीज़ें उसको उसकी हेल्थ को बरकरार रखने में मदद देती हैं। इसी तरीके से अगर आप ज़हनी दवाई लेते हैं या नहीं भी लेते, तब भी आपको चाहिए कि आप अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर उतना ही फ़ोकस करें जितना कि आप अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर करते हैं। बिल्कुल सही। आप डेली वॉक करें, तकरीबन 45 मिनट रोज़ाना जो है वो आप वॉक रखें अपनी शेड्यूल के अंदर। ठीक इसके है। साथ-साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आप को ज़हन को फ्रेश रख सकते हैं। अगर आप रोज़ाना पूरे दिन में से तकरीबन 2 घंटे ऐसे निकालें जो कि आप अपने लिए स्पेंड करें। हुँ, जैसे कई लोगों को जो है वो स्केचिंग करने का शौक होता है, कई लोगों को पेंटिंग करने का शौक होता है, कई जी। लोग रीडिंग के साथ जो है वो सैटिस्फाई रहते हैं। तो ऐसा वो चीज़ें जो आपके माइंड को पीस देती हैं, आपने उस उनके ऊपर ज़रूर वक़्त लगाना है हुँ, और हुँ। कुछ कुछ टाइम पूरे दिन में, क्योंकि देखिए आप सारा दिन काम करते हैं, आप ज़ाहिर बात है जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो घर में भी काम कर रही हैं, वो बाहर भी हुँ, काम कर रही हैं, जो हमारे मर्द हज़रात हैं वो सारा दिन जो है वो अपनी जॉब्स के ऊपर हैं। तो कुछ टाइम जो है वो अपने ज़िंदगी में अपने लिए होना चाहिए, अपने ज़हन को फ्रेश रखने के लिए। अगर आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते, आप 1 घंटा निकाल सकते हैं, तो वो करें। फिज़िकल एक्टिविटी भी साथ रखें और हुँ। कुछ टाइम जैसे
आपको पता है कि अब कोरोना का दौर है और हम लोगों को पहले तो ये कहा गया था कि भई वी हैव टू डू वर्क फ्रॉम होम और हम हुँ, बाहर नहीं निकल सकते। अब हमें एडजस्टमेंट फ़ेज़ में लाया जा रहा है कि अब हम बिल्कुल उन चीज़ों के सही, साथ एडजस्ट करें। अब बिल्कुल हमें सही। अपना टाइम मैनेज करना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारें। आप हुँ, अपने बड़े-बूढ़ों को थोड़ा वक़्त दें। आपको पता है कि पहले ये हमारी फैमिली में जो है वो सबसे नेग्लेक्टेड पोर्शन ये था कि जी हुँ, शाज़ो-नादरी जो है वो दादी, नानी और इन लोगों के साथ मुलाकात हो रही है। थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारें, अपने फैमिली टर्म्स को बेहतर करें, अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और जो आपकी ज़हनी तौर पे जो चीज़ें आपको तंग करती हैं, जिन चीज़ों में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनके हुँ, साथ थोड़ी देर बैठें। अगर आप दिन में कोई 10 से 15 मिनट भी उनको देते हैं, तो आपकी आधी चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएँगी। आपके हुँ, कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं पे बेहतर हो जाएँगे, आपकी स्ट्रेस बेहतर होगी और आपकी जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के प्रॉब्लम्स हैं, वो बेहतर हो जाएँगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके जो जब भी किसी इंसान को कोई सर्जरी होने वाली होती है या किसी को कोई चोट लग जाती है, तो हम हुँ, फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं कि जी इसका अभी से ऑपरेशन कर दें, ये स्टिचेज़ हुँ, लगा दें, यहाँ से खून बह रहा है। वो खून बह रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है, उसकी तकलीफ़ आपको नज़र आ रही है। हुँ, लेकिन जो ज़ख्म आपको नज़र नहीं आ रहे, उनके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल उसके लिए तो सही। आप ये कहते हैं कि जी आपकी विल पावर है, उसे ठीक कर लें। ये तो कोई बीमारी ही नहीं है। हुँ, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो अनसीन वुंड्स हैं दे आर मोर पेनफुल एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड। तो ट्रू, अपने वो तमाम ज़ख्म जो आपके ज़हन में हैं, आपको पेन देते हैं, उनको ट्रीट करें और उनको हुँ, बिल्कुल टैबू ना बनाएँ। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि सही। साइकियाट्रिस्ट के पास वही शख्स आए जो कि बिल्कुल इनसेन है। हुँ। सो दिस इज़ माय मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सब लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। बहुत अच्छे से समझ आई और बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर आफ़िया आपका कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और आई होप कि लोगों को भी आज के प्रोग्राम के बाद काफ़ी ज़्यादा आगाही होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ़िया और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके तमाम जवाबात का। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने का और अगर किसी किस्म की कोई आपको हेल्प चाहिए हो या किसी किस्म का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें तो मेरी खिदमत हाज़िर हैं। बाकी ज़रूर, डिटेल्स आपको बता दी जाएँगी। ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान-अल्लाह। थैंक यू जी। अगर आपको हमारा आज का मौजू पसंद आया है तो आप इस मौजू के हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं डॉक्टर आफ़िया मलिक से। उनका नंबर मैं आपको बताई देती हूँ जहाँ पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। 0310-145-4900 0310-145-900 और इसके साथ साथ डॉक्टर आफ़िया से मुलाकात करके अपना मुआयना भी करवा सकते हैं जनाब साइकिक इंटेलेक्ट 13B आईवेक ब्लॉक लाहौर में। साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर आफ़िया आपको ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ जनाब कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है कि हर बार आपके लिए बेहतर से बेहतर और मालूमाती प्रोग्राम लेकर आएँ। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए आदम जी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ हमें सजेशन देना, अपनी राय देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी #हेल्थ की एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।